अमित शाह और नीतीश कुमार की बंद कमरे में क्या बात हुई? ऑल इज वेल या कुछ बड़ा होने वाला है? पीएम मोदी को मां की गाली देने वाले के साथ बिहार चुनाव में क्या हो गया? और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर कैसे फंस गए लालू? बीजेपी ने जंगल राज का चैप्टर फिर खोल दिया है। सबसे पहले बिहार चुनाव में आज जो हलचल है उसकी खबर। बिहार चुनाव में इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी किसी ने चुनाव में न देखा न सुना। चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का इंडी गठबंधन ताल ठोक रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी को बिहार में हराकर ही दम लेंगे। लेकिन जब बिहार में नॉमिनेशन खत्म हो रहे हैं, जब चुनाव बिल्कुल पीक पर जाने वाला है, उस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिसने नरेंद्र मोदी से लड़ने चले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के होश उड़ाए हुए। नरेंद्र मोदी ने बिहार इलेक्शन में पूरी फौज उतार दी। इधर राहुल तेजस्वी की फौज आपस में ही भिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन नहीं, अब लठबंधन हो गया है, जिसमें एक दूसरे पर लाठियां चल रही हैं और गठबंधन नाम की कोई चीज अब बची ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने ऑफिशियली कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट जारी नहीं की। आरजेडी ने लिस्ट तो जारी नहीं की, लेकिन कई कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन के लिए पार्टी सिंबल दे दिया। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही फाइनल नहीं हो पाया। हालत यह है कि पहले फेज में जिन 21 सीट पर वोटिंग होनी है, उनमें से 4 सीट पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने कैंडिडेट उतार दिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि नॉमिनेशन खत्म होने तक भी कोई गठबंधन सीट शेयरिंग ही फाइनल न कर पाया हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि नॉमिनेशन खत्म हो गया, एक बड़ी पार्टी के कैंडिडेट की ऑफिशियल लिस्ट ही न आ पाई। बिना लिस्ट जारी किए पार्टी के सिंबल बांटे जा रहे हैं। यह हाल है महागठबंधन का। लेकिन बिहार में महागठबंधन में ऐसा हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी का गठबंधन बिहार में बिखर गया है। लालू यादव की आरजेडी अलग खेल में जुटी है, कांग्रेस में अलग ही खटराग चल रहा है, उधर इनके दूसरे सहयोगियों का अलग खेला चल रहा है। नरेंद्र मोदी के गठबंधन में क्या हो रहा है? भाई, एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान तो हो चुका, कौन कितनी और किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह भी क्लियर हो गया। यानी पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म होते होते एनडीए ने महागठबंधन पर एक मामले में तो बढ़त बना ही ली। ऐसे सीट शेयरिंग को लेकर छिड़े घमासान पर महागठबंधन के नेता कैसे घिर गए हैं? अमित शाह के बयान ने एनडीए के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का कैसे मौका दे दिया? अमित शाह ने एक इंटरव्यू में दरअसल कह दिया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और एनडीए जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला विधायक दल करेगा। अमित शाह का यह कहना भर था, हंगामा मच गया। कई लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे? लेकिन इस भयंकर हलचल के बीच अमित शाह की बिहार में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। अमित शाह और नीतीश कुमार की बंद कमरे में क्या बात हुई है? सब ऑल इज वेल है, नहीं है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पीएम मोदी को मां की गाली देने वाले के साथ बिहार चुनाव में क्या हुआ है? शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर लालू यादव कैसे फंस गए हैं, सब दिखाऊंगा। लेकिन बिहार में नॉमिनेशन, पहले फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन कैसे आज बवाल मचा है, देखिए जरा। उन्होंने तय कर दिया है कि अब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बने। पहले तो सीट को बराबरी पर लाया और इसके बाद मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। ये केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, कल भी स्पष्ट कर दिया। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी की तो पूरी टीम लग गई है। खुद पीएम मोदी भी बिहार चुनाव में उतरने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी बिहार की जगह कभी यूपी में दिखते हैं, कभी असम में दिख रहे हैं। बिहार में जब चुनाव अनाउंस नहीं हुए थे तो राहुल गांधी पूरा माहौल बिहार में बनाए, यात्रा निकाल दी, नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का खूब आरोप लगाए। लेकिन अब जब बिहार में चुनाव पीक पर आ गया, नॉमिनेशन की मारामारी चल रही है, अरे भाई साहब, राहुल गांधी के मुद्दे कहीं दिख ही नहीं रहे और ना राहुल गांधी खुद बिहार में दिख रहे हैं। आज राहुल गांधी यूपी में उस हरिओम वाल्मीकि के घर पे थे जिसकी कुछ दिनों पहले रायबरेली में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। फिर उसके बाद राहुल गांधी असम में सिंगर जुबिन गर्ग के घर चले गए।
जिनकी कुछ समय पहले ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। यानी राहुल गांधी यूपी जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार चुनाव में कब जाएंगे भाई? इनका बिहार में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा क्या? क्योंकि वहां तो महागठबंधन में मार मची पड़ी, कांग्रेस के टिकट बंटवारे में बवाल चल रहा है। महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लोग उतर गए और राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं पा रहे। राहुल गांधी और तेजस्वी के गठबंधन की हालत यह हो रखी है कि इस गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रही हैं। बताइए कैसा गठबंधन है? कांग्रेस के अंदर बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर भयंकर बवाल तो चल ही रहा है। आरजेडी के साथ कांग्रेस का अलग विवाद हो गया है, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट में 4 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिया और आरजेडी ने भी सिंबल बांट दिया। बताइए, ये इनका गठबंधन है। महागठबंधन में कहलगांव, लालगंज, वैशाली और बछवाड़ा और इसके अलावा लखीसराय सीट पर भी पेंच फंसा हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 5 में से 4 सीटों पर बिना आरजेडी से कहा जा रहा है चर्चा की अपने कैंडिडेट उतार दिए। कांग्रेस ने लालगंज से आदित्य कुमार राजा, वैशाली से इंजीनियर संजीव सिंह, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास, लखीसराय से अमरेश कुमार को टिकट दिया। ऐसे में कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही आरजेडी में बैठकों का दौर शुरू हो गया और तय किया गया कि जिन विवादित सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं वहां आरजेडी भी कैंडिडेट उतारेगी। और लालगंज से तो आरजेडी ने शिवानी शुक्ला को टिकट दे भी दिया और उन्होंने नॉमिनेशन भी भर दिया। उधर खुद बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद तारिक अनवर ने भी कांग्रेस की लिस्ट पर नाराजगी जताई। तारिक अनवर ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस की लिस्ट से साफ हो गया है कि कैंडिडेट चुनने का कोई मापदंड ही तय नहीं किया गया, बल्कि पिक एंड चूज के आधार पर लिस्ट तैयार हुई है। सुनिए तारिक अनवर। अभी हमने देखा कि 113 मतों से हारने वाले मुन्ना शाही जी, पूर्व विधायक, उनकी टिकट काट दी गई और वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो 28,000 से 25,000 से 30-32,000 से हारे हैं, उनको दोबारा चुनाव लड़ने की इजाज़त दी गई है और उनको टिकट दिया गया। तो ये जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे एक बात तो जाहिर हुआ कि कोई मापदंड नहीं था, पिक एंड चूज था। कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं भाई कि कांग्रेस ने ऐसे टिकट बांटा है जिसका कोई मापदंड नहीं। अब बताइए, राहुल गांधी है नहीं, कोई प्रचार कर नहीं रहे, इनका गठबंधन में टिकट शेयरिंग नहीं हो पा रही, खुद की टिकटें जो है वो गलत सलत बांट रहे हैं, फिर कल को हारेंगे तो कहेंगे वोट चोरी हो गया। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे टिकट बांटे हैं कि उनके खुद के सांसद नाराज कह रहे कि 113 वोट से जो हारा उसका टिकट काट दिया और जो 30,000 से हारा था उसको टिकट दे दिया। कांग्रेस में गजब खेल चल रहा है। कांग्रेस का हाल यह भी देखिए कि नरेंद्र मोदी को जिस मंच से बिहार में गाली दी गई थी, उस मंच, उस कार्यकर्ता के कार्यक्रम के कर्ता धर्ता को टिकट दे दिया। फिर जब बवाल हुआ तो उसका टिकट काट कर किसी और को दिया। दरभंगा में यह वही जगह है जहां 27 अगस्त को राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इंडी गठबंधन के बनाए मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई थी, जिस पर बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा बवाल हुआ। लेकिन अब कांग्रेस ने क्या किया वो देखिए। दरभंगा की जाले सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस इस सीट पर मोहम्मद नौशाद को टिकट देने का मूड बना चुकी थी, ये कहा जा रहा है। मोहम्मद नौशाद वही शख्स है जिसे दरभंगा में राहुल और तेजस्वी की सभा का आयोजक बताया गया था। सूत्रों के मुताबिक विरोध की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने रातों रात फैसला पलट दिया और मोहम्मद नौशाद को नॉमिनेशन करने से रोक दिया और पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म होने से कुछ मिनट पहले इस सीट पर आरजेडी के ऋषि मिश्रा को कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, जो कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। बताइए, बिहार में राहुल गांधी के गठबंधन का जो हाल है उसे देखकर तो खुद गठबंधन के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। इतनी मारामारी है कि कांग्रेस के गठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सुनिए कैसे मुकेश सहनी ने लास्ट में आकर हाथ खड़े कर दिए कि भाई छोड़ो, मैं लड़ूंगा ही नहीं। इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। मुकेश सहनी का यह बयान महागठबंधन में मची जबरदस्त खटपट के बीच आया। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी ये लास्ट तक न राहुल गांधी तय कर पाए न तेजस्वी यादव तय कर पाए। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे थे, जिससे आरजेडी और कांग्रेस के पसीने छूट गए। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद की भी डिमांड रख दी थी। मुकेश सहनी के साथ सीटों पर बात ना हो पाने की वजह से ही लास्ट समय तक महागठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनली नहीं हो पा रही थी।
यहां तक कि महागठबंधन के दलों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी और कई जगहों पर गठबंधन की दो पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए। यह भी कहा गया कि हो सकता है कि मुकेश सहनी पलटी मारकर एनडीए में चले जाएं या फिर अकेले चुनाव लड़ें। इससे महागठबंधन में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से बात की, फोन पर फोन लगाए गए, बैठकों का दौर चला। इतनी कसरत करने के बाद अब कहा जा रहा है कि किसी तरह से मुकेश सहनी माने और अपनी पार्टी के लिए 15 सीट पर तैयार हो गए। महागठबंधन में अंदर ही अंदर इतना सब घमासान चल रहा है, इसने कांग्रेस और राहुल गांधी के भी पसीने छुड़ाए ही होंगे। पहले तो गठबंधन इस बात पर फंसा था कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे या नहीं, फिर इस बात पर पेच फंसा कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, कौन दूसरों के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी देगा। सुनिए इस पूरे बवाल पर बिहार कांग्रेस के नेता ही खुद क्या बता रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि कैसे बीजेपी इस सब के मजे ले रही है और अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जिस पर अलग बवाल हो गया है। कोई तकलीफ नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उसमें कहां कोई दो राय हो सकती। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, अनाउंस नहीं सीटों का बंटवारा सब अंदर अंदर काम तो चल ही रहा है, तब नहीं गमछा पहन के जा रहे हैं। 2020 में जितना सीट मिला था कांग्रेस को उतना इस बार मिल नहीं पा रहा है। वही विवाद है, उस विवाद को आप लोग इधर ले आते हैं। आप लोगों में असली विवाद, हम लोगों में कोई विवाद नहीं, कोई नाराजगी नहीं। उनकी नाराजगी अरे दूर हो गई यार, उनकी नाराजगी। सर 2020 में जितनी सीटें आप लोगों को मिली थी उतनी सीटें इस बार नहीं मिल रही है, किस बात के लिए? तो मुकेश जी को एडजस्ट करने में, उनको सम्मान देने में कुछ तो इधर उधर करना पड़ता है ना, तो थोड़ा हम लोग कम कर लिए। अब महागठबंधन के अंदर घमासान चल रहा है तो बीजेपी को भी मौका मिला। बीजेपी कह रही है कि बिहार में कांग्रेस और राजद का गठबंधन बिखर गया है। सभी दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। कई जगह राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को कोई पूछ ही नहीं रहा है। लेफ्ट पार्टियां अपना अस्तित्व तलाश रही हैं। प्रशांत किशोर के मैदान छोड़ने के बाद जनसुराज की हालत न घर की न घाट की हो गई है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित न करके राहुल गांधी ने उनका राजनीतिक कद और छोटा कर दिया है। वहीं तेज प्रताप यादव बिहार के विपक्ष में एक्स फैक्टर बनकर उभरे हैं। आगे विपक्षी खेमे में और बेखराब होगा, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोलंबिया में छुट्टी के बाद अब देश भ्रमण में मसरूफ हैं, इसलिए बिहार के लिए समय ही नहीं मिला। 14 नवंबर को फिर इनका नया रोना धोना शुरू होगा, यह अमित मालवीय ने ट्वीट किया। बीजेपी के साथ ही जेडीयू ने भी सीट बंटवारे पर छिड़े घमासान के लिए महागठबंधन को निशाने पर लिया है। ललन सिंह ने तो महागठबंधन को ठगबंधन बताया और आरोप लगाया कि महागठबंधन के नेता एक दूसरे के साथ ठगी करने में जुटे हैं। उनके यहां हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहां महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन को निशाने पर लिया तो महागठबंधन की तरफ से पलटवार का मोर्चा संभाला पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार के नाराज होने का दावा किया और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सुनिए पप्पू यादव। बीजेपी अपना घर देखे ना, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। हद हो गया। इतना बड़ा पार्टी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, पैसा, धन कुबेर, डबल इंजन की सरकार, तब तो हनुमान को औकात बताए, राम बचा ही नहीं पाए। सब सीट पर अपना निंद्रा टूटी जीनियस नीतीश कुमार जी की। बड़े बाप रे बाप, विभीषण सब हमको खाइए जाएगा। बीजेपी को बोला कि आप जाइए अपना सीएम बनाइए, आपको बहुत औकात पे आ गया। मांझी जी बोला एनडीए नुकसान में जाएगा। इंडी गठबंधन ने कुछ दिनों से यह माहौल बनाया हुआ है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। सीटों को लेकर नीतीश कुमार खुश नहीं है। इसके बाद कल अमित शाह का नीतीश कुमार को लेकर एक बयान आया और इसे लेकर भी इंडी गठबंधन वाले हल्ला मचाने लगे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को अमित शाह सीएम नहीं बनाने जा रहे। अमित शाह ने कहा था कि एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला विधायक दल करेगा। इसी पर कांग्रेस और आरजेडी कैसे एनडीए को घेरने लगी वो सुनिए, फिर उसकी सच्चाई भी बताता हूं। अमित शाह अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि दूसरे लोग तो बिल्कुल बेवकूफ। पूरा देश जानता है कि बीजेपी की राज्य की सरकार हो या तो साझे की सरकार, वो तय करने वाले दो ही आदमी।
तो इन्होंने तय कर दिया है कि अब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वरना तो हर जगह सीएम का चेहरा डिक्लेयर करके चलते हैं। इसके मतलब नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो गया, इसलिए चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी, अच्छी सीटें दी। ये तो स्पष्ट हो गया, जो बात लगातार विपक्ष कह रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि अब जेडीयू को बीजेपी समाप्त करेगी। पहले तो सीट को बराबरी पर लाया और इसके बाद मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। ये केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, कल भी स्पष्ट कर दिया। जिस तरह इंडी गठबंधन के नेताओं ने अमित शाह के बयान को लेकर माहौल बनाया, एक बार के लिए उससे एनडीए के नेता भी कंफ्यूज नजर आए। जेडीयू ने अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि कहीं कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने कह दिया कि अमित शाह के बयान को आधिकारिक माना जाएगा। ऐसे में चुनाव से पहले जनता के सामने आ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ललन सिंह और जीतन राम मांझी को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मीटिंग में आज क्या हुआ है। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में। लेकिन इस सारे कंफ्यूजन को और सीएम फेस को लेकर चल रही अटकलों को आज खुद अमित शाह ने तब दूर कर दिया जब वो नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। आज अमित शाह ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से सीएम हाउस में मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार ने गर्मजोशी के साथ अमित शाह का स्वागत किया। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं कोई दुविधा नहीं। देखिए कैसे हंसते खिलते मिल रहा है। अमित शाह और नीतीश कुमार की अच्छी बातचीत हुई और इस मीटिंग में क्या बातें हुई उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि आज ही अमित शाह ने यह भी कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। सुनिए अमित शाह को। कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। आज अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच करीब 20 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। इसमें बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की रणनीति पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में 3 पॉइंट्स पर चर्चा हुई। पहला यह कि चुनाव की रणनीति और प्रचार का कार्यक्रम। इसमें एनडीए की संयुक्त सभाओं, पीएम मोदी समेत स्टार प्रचारकों के बिहार दौरे और चुनावी रैलियों के कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही यह भी तय किया गया कि आने वाले हफ्तों में एनडीए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह था कि बागी उम्मीदवारों पर डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान अमित शाह ने एनडीए के उन कैंडिडेट्स पर चर्चा की जो बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में तय किया गया कि ऐसे कैंडिडेट से चर्चा की जाएगी ताकि एनडीए की एकजुटता बनी रहे। तीसरा पॉइंट था कि चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग और तालमेल बेहतर हो। अमित शाह और नीतीश कुमार की बैठक में चुनाव प्रचार अभियान की मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने तय किया कि एनडीए के सभी दल प्रचार अभियान के लिए तालमेल बैठाएंगे ताकि वोटर्स तक एक मजबूत और साझा संदेश पहुंचाया जा सके। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों को लेकर इंडी गठबंधन माहौल तो बना रहा है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। उधर इंडी गठबंधन ने कुछ ऐसा किया कि बीजेपी ने फिर से लालू यादव के जंगल राज का चैप्टर खोल दिया। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर लालू परिवार और आरजेडी फंस गए, क्योंकि इस पर बीजेपी ने तगड़ा हमला कर दिया। आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से टिकट दे दिया है। जिस शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया वो शहाबुद्दीन भले ही अब दुनिया में ना हो,
लेकिन लालू राज को जंगलराज बनाने में शहाबुद्दीन का क्या योगदान था, यह समझना जरूरी है। सिर्फ 19 साल की उम्र में शहाबुद्दीन तब चर्चा में आया था जब 1986 में उसके खिलाफ पहली बार आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। सिवान से 4 बार एमपी और 2 बार एमएलए रह चुके शहाबुद्दीन को 1990 में लालू ने विधानसभा का टिकट दिया। 1995 में एक बार विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही इस बाहुबली नेता का कद इतना बढ़ गया कि पार्टी ने 1996 में लोकसभा का टिकट दे दिया। एक बार फिर शहाबुद्दीन ने जीत हासिल की। इसके बाद शहाबुद्दीन संसद पहुंचा और फिर कई वारदातों में उसका नाम सामने आने लगा। शहाबुद्दीन का हौसला इतना बढ़ चुका था कि एक बार उसने आरजेडी नेता को अरेस्ट करने आए पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद फोर्स के साथ उसे पकड़ने पहुंची पुलिस और उसके गुर्गों के बीच घंटों गोलीबारी हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हुए। 2004 के तेजाब कांड के नाम से मशहूर हुए सनसनीखेज हत्याकांड में शहाबुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन आरजेडी की सरकार में उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। इस हत्याकांड में 2 लोगों की हत्या के बाद उन्हें तेजाब से जला दिया गया था और फिर शव के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भरकर फेंक दिया गया था। साल 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई तब शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और उसी साल शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ 39 हत्या और अपहरण के केस थे। अब शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने टिकट दिया तो आज अमित शाह ने लालू परिवार और आरजेडी को, कांग्रेस को, सबको घेरा। आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच छिड़े घमासान के बीच सबकी नजर स्टार पावर पर भी टिकी। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आज दरभंगा की अलीनगर सीट से नॉमिनेशन किया। मैथिली ठाकुर इस चुनाव में बीजेपी का सबसे युवा चेहरा है। बिहार चुनाव में भोजपुरी स्टार पावर की सबकी नजरें हैं। छपरा में आज आरजेडी के टिकट पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने नॉमिनेशन किया। छपरा में नॉमिनेशन के लिए पहुंचे खेसारी लाल को देखने के लिए लोगों की भयंकर भीड़ पहुंची हुई थी। टिकट मिलने की खुशी और नॉमिनेशन में उमड़ी भीड़ को देखकर खेसारी लाल भावुक हो गए और विधायक जितेंद्र राय के कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। खेसारी लाल यादव ने चुनाव में भी उन्हें इसी तरह का समर्थन मिलने की उम्मीद जताई। सुनिए नॉमिनेशन के बाद खेसारी लाल यादव क्या बोले। मेरे पास शकल नहीं थी, आज लोगों को सुंदर लगता हूँ। शिक्षा नहीं थी, बट शिक्षित बातें भी कर लेता हूँ। मेरे पास परिवार बहुत गरीब था, लेकिन आज मेरे पास इतने बड़े बड़े परिवार हैं। आज इतने लोगों का प्यार मेरे साथ है। आरजेडी की तरफ से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव चुनाव के मैदान में है तो बीजेपी की तरफ से भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ है। बिहार चुनाव में इन दोनों भोजपुरी स्टार्स में कौन भारी पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी बिहार की जनता के बीच पहुंचे। सुनिए छपरा के लोग खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में। युवा बदलाव के मूड में है और इस बार बदलाव तय है। किसी पावर स्टार और सुपर स्टार के आने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब राजनीतिक बदलाव तय है और छपरा में खासकर बदलाव होगा। छपरा में बदलाव होगा, मतलब खेसारी लाल यादव % पवन सिंह आएगा नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन छपरा में बदलाव तय है और बदलाव होगा। खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह भले टिकट न मिला हो लेकिन वो प्रचार कर। इन सुपरस्टारों में कितना दम है और कौन आपको प्राणी है और किसी भी जगह से जो है वो अपना युद्ध कर सकता है, अर्थात किसी भी पार्टी का टिकट लेकर वो विजय प्राप्त कर सकता है। अब जहाँ तो होती है कि जनता किसको खींचना चाह रही है, ये तो समय बताएगा, ये समय तय करेगा। खेसारी लाल यादव में दम है। अब क्या एक चीज बता रहा हूँ, आज के डेट में सभी नौजवान उनको चाहते हैं और भोजपुरी का एक बहुत अच्छा कलाकार है, तो सभी लोग उनके लिए, सब लोग उनको जो है दिल से चाहते हैं। भोजपुरी एक्टर्स भी अब चुनाव लड़े। खेसारी लाल यादव यहाँ पर है। पवन सिंह को भी मैदान में उतरना था लेकिन वो नहीं आए। कितना दम है इन पावर स्टार्स में? पवन सिंह सच्चा सिपाही है बीजेपी का। एक तरफ खेसारी लाल है, पवन सिंह भी इस जिला में आ रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे। अब प्रचार जोर शोर से होगा बीजेपी के। कोई कितना दम लगा ले, मोदी के नेतृत्व में। तो भैया सबका दम दिख रहा है और बिहार में आखिरी दम तो वोटर दिखाएगा और उसका नतीजा आएगा तो सबसे पहले नव भारत पर आपको दिख जाएगा। लेकिन दम की बात हो ही रही है तो अगला चैप्टर जिसमें आपको भारत की इकोनॉमी का दम दिखाता हूं। पीएम मोदी का दिवाली वाला बूस्ट और 14 लाख करोड़
मार्केट से क्या धमाकेदार खबर आ गई तस्वीर। दिवाली पर राम मंदिर को ऐसा भव्य सजाया है बॉस कि देखकर हर सनातनी का मन गदगद हो जाएगा। आज वो भी आपको दिखाऊंगा। भारत की इकोनॉमी को डेड कहने वाले और इसे लेकर नरेंद्र